आज हम लोग देखेंगे पीवाई के क्वेश्चन 2023 का, जो कि प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का हम लोग देखेंगे। इसका पेपर कोड है 105202। तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यू 2023 का। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको बस 7 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे टोटल क्वेश्चन करवाएंगे। आपको बस 7 क्वेश्चन सॉल्व करने, सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का ए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो प्रोबेबिलिटी को आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करके बताते हो। जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हो, उसका हेड आने का चांस कितना है और टेल आने का चांस कितना है, ये उसका प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक अगर आप डाई को टॉस करते हो तो उसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। 1 2 3 4 6 3 4 5 6 कुछ भी आने का। मतलब कि अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपको पूछा जाए कि 2 आने का कितना है या 3 आने का कितना है, तो ये सब क्या है? ये सब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी भी चीज, कोई भी इवेंट अगर हो रहा है, उसका सैंपल स्पेस से जो भी हम एक चीज उठा रहे हैं, एक इवेंट उठा रहे हैं, उसकी होने की चांसेस कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसको अगर आप थियोरेटिकली लिखना चाहो, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो आप इसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा आपको। तो ये होता क्या है? बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। ये तो आपको पहले से पता होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। आप इसे सेंटेंस के फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक मैथमेटिकल फंक्शन है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से हम लोग प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हैं। मतलब सभी को एक प्रोबेबिलिटी फिक्स करते हैं कि इस चीज की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। असाइन प्रोबेबिलिटी टू डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पहले ही बताया कि जो भी प्रोबेबिलिटीज होते हैं अलग अलग इवेंट के, उसके हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके या फिर उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम लोग एक ये भी काम करते हैं कि जो अलग अलग आउटकम्स हैं, जैसे कि हेड और टेल आने की जो आउटकम्स थी, क्वाइन को टॉस करने पे, डाई को टॉस करने पे, डाई को रोल करने पे 1 to 6 आने में से उसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज थी, तो वो जो अलग अलग उसकी जो वैल्यूज हुए, उसके जो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज होते हैं, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम लोग पर उसका जो चीज है, जैसे कि 2 है, 3 है, उस सभी के लिए पर इवेंट के लिए एक प्रोबेबिलिटी हम लोग असाइन करते हैं। किसके लिए? अलग अलग आउटकम्स के लिए। जैसे कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, डाई रोल करने पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो हम लोग उसको अलग अलग जो प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, जो असाइन प्रोबेबिलिटी है वही होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ये एक काम और करता है, इट द डिस्क्राइब द लाइकलीहुड, मतलब होने की चांसेस। डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ इवेंट। किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की जो चांसेस होती हैं, ये उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप थोड़ा सा और चाहो तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू, जो आपके कॉइन और डाई के बारे में मैंने बताया, आप उसे भी इसमें लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है। इसमें हम लोग की प्रोबेबिलिटी को असाइन करते हैं अलग अलग आउटकम्स के लिए, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट या फिर इवेंट के लिए, जिसमें कि हम लोग इसमें डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इवेंट की चांस की, मतलब किसी भी इवेंट में जो आउटकम आने वाला है उसके होने की चांसेस को, लाइकलीहुड को इसमें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बेज रूल। बेज रूल जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जिसमें कि बी पहले से हो चुका है और ए के होने के चांसेस उसके बाद क्या है, वो था आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए अपॉन बी, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसका फॉर्मूला था आपके पास, होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आपका फॉर्मूला था। अब अगर इसका हम रिवर्स निकालें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर हम निकालें, अभी तक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने ही बताया, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसे आप बेस थ्योरम में बस इतना लिख करके नहीं आ सकते, आपको पूरा पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ होता है, इतना आपको पता है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसके वैल्यू को पुट करके या तो निकालेंगे बी बाई ए वाले वैल्यू को, या फिर इसकी वैल्यू को पुट करके हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, लाइक अगर हम इसी को निकालना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए मैंने यहाँ पे लिखा, ये ए बटा बी के लिए हम निकाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटा ए, मतलब इस वैल्यू को हमने लिखा, इसका वैल्यू क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी आना था, तो इसके बदले ये हो गया अपॉन पी ए, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको हम लोग, ये डिवाइड में एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये एक्स्ट्रा आ रहा है, सॉरी एक्स्ट्रा नहीं, इसकी नीड है यहाँ पे होनी चाहिए डिवाइड में, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड में कर लेंगे। तो ये बेस थ्योरम था, यहाँ तक जो आप लोगों ने देखा, ये अप टू दिस साइड ये बेस थ्योरम था, और इधर साइड जो आप देख रहे, सॉरी ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, इधर साइड तक ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, और ये आपका बेस थ्योरम है। बेस थ्योरम बेसिकली आपको क्या कहता है कि अगर कोई इवेंट हो चुका है, ठीक है, कोई इवेंट हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, ठीक है, तो उसका रिवर्स भी पॉसिबल आपको पता होना चाहिए। मतलब कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपको पता है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है, और आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए निकालना है, तो ये उसी का फॉर्मूला आपको ये बेसिकली बताएगा कि इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया कि जो पूरा फॉर्मूला आया है पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी, ये किसका है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसका एक्सटेंशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि बहुत सारे जब इवेंट्स का हम लोग यूज करते हैं, मतलब ए और बी के सिवा और ज्यादा अगर इवेंट यूज करते हैं तो उसके वैल्यूज थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिफाइन बेस थ्योरम, तो आपको इसको थोड़ा सा थियोरिटिकल लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इट स्टेट्स दैट, it states that probability of an event, probability of an event, probability of an event, event A, probability of an event A की होने की probability occurring given that the event B, the event B has already occurred, already occurred। हम लोग इसमें निकाल तो बेसिकली यही रहे हैं कि हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक इवेंट ए का, जबकि हमारा जो इवेंट बी है ये पहले से ही हो चुका है। तो ये क्या था, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया। इट सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज गिवन बाय, इज गिवन बाय आप ये कह सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू, is proportional to the, is proportional to the probability, proportional to the probability of
an event B occurring given that A has already occurred. इवेंट A जो है वो पहले से हो चुका है, already occurred multiplied by probability of A of event A and divided by probability of event B. Divided by probability of B. या फिर इवेंट B. तो अगर आपको बेस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट क्योंकि लिखने के लिए आपके क्वेश्चन में आया है, तो बेस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग, इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, बी जो है कि पहले से हो चुका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज प्रोपोर्शनल टू द, ये जो है प्रोपोर्शनल है या फिर इक्वल है, ठीक है, टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बी occurring given that A has already occurred, ये प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B occurring A has already occurred, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A, इसका मतलब हो गया यहाँ तक का सेंटेंस का मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और प्रोबेबिलिटी जो B का था उससे इसको डिवाइड कर रहे थे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका था बेस थ्योरम। ये आपका बेस थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, तो बेस थ्योरम का ये स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट इतना लंबा याद करने में प्रॉब्लम है तो इसका आप फॉर्मूला याद रखो, आपको फॉर्मूला से आपको स्टेटमेंट लिखने में इशू नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही तो हमने बताया कि जब बी इवेंट का हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल दिया हुआ है जबकि ए हो चुका है, मतलब ये वाला हो गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से आपको मल्टीप्लाई करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से आपको डिवाइड करना था, फिर आपको इसका वैल्यू मिल जाता है। यही आपका बेस थ्योरम था। बेस थ्योरम हमने कहाँ से निकाला, हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से हमने निकाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स इन ब्रीफ। स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स इन ब्रीफ आपको लिखना है, ब्रीफ में लिखना है, मतलब क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको बहुत कम लिखना है, ज्यादा आपको लिखने की जरूरत है नहीं। ये होता क्या है, ये होता है मतलब इसका आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आपने पढ़ा है, मीन पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, मोड पढ़ा है, स्क्वीनेस पढ़ा है, कुर्टोसिस पढ़ा है, रेंज पढ़ा है, इस टाइप से आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, तो उन सभी को ही कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। तो हम लोग 1 बाय 1 सभी को एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स आर न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स statistical parameters are the numerical characteristics that summarize aspects of data set, aspects of a डेटा सीट। एक डेटा सीट में आपको जो भी दिया हुआ रहेगा डेटा, डेटा सीट में क्या होता है, डेटा होता है, तो उसको जो हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं जिसमें कि हम लोग उसको न्यूमेरिकली कैरेक्टराइज करते हैं, न्यूमेरिकली इसको बताते हैं कि हाँ इसका ये वैल्यू होगा, इसका ये वैल्यू होगा,
तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके टाइप्स क्या है, या फिर इसके एग्जांपल्स हम लिख देते हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। तो फर्स्ट इसका एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं मीन। मीन क्या होता है? मीन होता है इसका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब जो भी आपके पास डेटा दिया हुआ है उस पूरे डेटा को हम लोग ऐड करते हैं और जितने नंबर्स ऑफ डेटा थे उससे हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, तो वो होता है हमारा मीन। इसके बाद दूसरा होता है हमारे पास मीडियन। मीडियन क्या होता है? जो मिडिल वैल्यू होता है एक सीरीज का दिया हुआ उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। और अगर इवन नंबर आपका मिडिल, अगर टोटल डेटा का जो नंबर है अगर वो इवन नंबर में है, मतलब कि जैसे एग्जांपल अगर ले लें कि अगर आपके पास एक डेटा दिया हो जिसमें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और दूसरा डेटा आपके पास है 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो अगर इसका आपको मीडियन पूछा जाए तो आप आराम से इसका मीडियन आप क्या करोगे? 3 बता दोगे क्योंकि सबसे इसके मिडिल वाला टर्म है। लेकिन जब इवन नंबर्स होंगे तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप जो इसका जो मिडिल वाला टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे ऐड करके, मतलब 4+3/2 कर दोगे, तो ये आपका मीडियन निकल जाएगा। तीसरा हमारे पास है मोड। मोड क्या होता है? मोड जो कि सबसे ज्यादा रिपीट होता है, मोड को हम लोग कह सकते हैं value that appears frequently। value that appears frequently, ऐसा वैल्यू जो कि लगातार बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा वैल्यू जो कि बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोग मोड कहते हैं। तो ये 3 हो गए एग्जांपल्स। इसके और एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। उसी तरह से और भी हमारे पास है वेरिएंस हो गया, हमारे पास हो गया रेंज हो गया, स्क्यूनेस हो गया, और हमारे पास कुर्टोसिस हो गया। तो ये सभी क्या, ये सभी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये सभी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स जो कि आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि राइट अबाउट स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स इन ब्रीफ। तो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स होता क्या है? वो एक न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि हम लोग समराइज कर पाते हैं डेटा सेट के एस्पेक्ट्स को। मतलब कि डेटा सेट में जो भी डेटा हुआ है उसको हम लोग समराइज करके हम लोग समझ सकते हैं कि उस डेटा में हो क्या रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, आगे क्या हो सकता है, उसमें जो भी हम लोग को इसमें जानना होता है एक डेटा सेट के बारे में, तो हम लोग स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स यूज करके हम लोग जान लेते हैं। अब इसकी पैरामीटर्स को आप एक एक करके कुछ कुछ थोड़े बहुत एक्सप्लेन कर दोगे तो सही रहेगा। जैसे कि मीन हो गया, एवरेज वैल्यू, मीडियन हो गया, मिडिल वैल्यू, मोड आप लिख दोगे। वैसे ही आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, वेरिएंस होते हैं, रेंज होते हैं, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, इन सभी के बारे में अगर आप एक एक लाइन लिख दो तो वो भी सही ही होगा। जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये डिस्पर्सन को मेजर करता है। हम लोग देख रहे थे वेरिएशन, वेरिएंस, ये क्या होता है? ये होता है एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर, एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम मीन। मीन से जो डिफरेंस होगा उसका स्क्वायर का एवरेज, ये होता है वेरिएंस। रेंज तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा फंक्शन में बहुत ही अच्छे से कि रेंज क्या होता है। डिफरेंस मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू
इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग रेंज कहते हैं। उसके बाद आ गया स्क्यूनेस। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस आप लोग को न्यू टॉपिक आया होगा ये बीटेक में, बीटेक के पहले आपको ये नहीं पढ़ना होगा। ये क्या होता है, a measure of symmetry डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का सिमेट्री का ये मेजर होता है, मेजर करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिमेट्री किस प्रकार से है, किस टाइप से है। जैसे कि आप लोग कभी कभी पॉजिटिव स्क्यूनेस आपको देखने मिलता है, कभी आपको नेगेटिव स्क्यूनेस देखने मिलता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस में आप लोग क्या देखते हैं कि वो राइट शिफ्ट हो जाता होगा, और नेगेटिव स्क्यूनेस जो होता है उसमें आप लोग देखते हैं कि वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाता होगा। तो ये हो गया स्क्यूनेस, जो कि आपको मेजर करेगा सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इसके बाद हम लोग पास पढ़ते हैं कुर्टोसिस। ये क्या होता है, ये भी एक मेजर है, अ मेजर ऑफ thickness एंड फ्लैटनेस। डिस्ट्रीब्यूशन, तो अगर आप ग्राफिकली समझो तो कुर्टोसिस में क्या होता है कि किसी चीज की पीकनेस के बारे में, मतलब वो अपने हाईएस्ट कितने पीक तक जा रहा है उसके बारे में, या फिर किसी की फ्लैटनेस के बारे में, डेटा के बारे में, डेटा का थिकनेस क्या है और उसका जो फ्लैटनेस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आपको बताता है कुर्टोसिस। तो ये आपके पास कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स हो गए। आप सबके बारे में एक एक लाइन लिख करके आ जाओगे तो सही रहेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन किसी को सही से पता नहीं क्या है, इसके बारे में क्या सकते, ये जो अभी मीडियम मूड होता है ये होता है। तो इसके बारे में आप एक लाइन इसको आप आराम से लिख देना। स्टैटिकल पैरामीटर क्या होता है, एक न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें कि हम लोग समराइज करते हैं डेटा शीट के बारे में, डेटा शीट के एस्पेक्ट के बारे में, और उसमें आपके पास जो भी आपको उसमें याद होगा स्टैटिकल पैरामीटर्स, आप उन सभी का नाम लिखोगे और सबके बारे में एक एक सेंटेंस आप लिख दोगे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इसमें कि आपको दिया हुआ है 1 का डी में कि जो ए और बी इवेंट है वो इंडिपेंडेंट, ए और बी इवेंट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो है अगर हमको निकालना रहेगा तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया, जब हमको निकालना रहेगा पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए और बी इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, तो इसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपको प्रूफ क्या यहाँ पे खोजना है कि सो दैट ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट और जो बी है ये भी इंडिपेंडेंट है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, ये आप कह सकते हैं, ये आपके पास गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी is equals to probability of A complement into probability of B। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है, वो आपके पास डेटा गिवन है। ए और बी का इंडिपेंडेंट होने का मतलब पता है कि ए और बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एक दूसरे का, और ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पे ए के ऊपर सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट था तो यहाँ पे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इस तरह से अब हम लोग इसकी पहले एक चीज और यहाँ पे देख लेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी होता है ए कॉम्प्लीमेंट का, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट हो जाए, हमको प्रोबेबिलिटी ए कॉम्प्लीमेंट का पता होना चाहिए। ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को जब हम लोग माइनस कर देते हैं वन से, तो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाता है। अब हम लोग ये जो सेकेंड वाला पॉइंट था हम लोग इस पे काम करेंगे कि हमको ये वैल्यू इनको प्रूफ करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी का इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू, ये आपको पहले से पता होगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से आप ए और बी का इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हो, तो आपके पास जो बचता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
ये हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आपको वैल्यू पता है, जो कि आप यहाँ पे पुट कर दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसको हम लोग इसमें कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको हम कॉमन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे भी बी जो था ये कॉमन में चला गया और ये भी बी जो था कॉमन में चला गया, बचा क्या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। और यही हमको प्रूव करना था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमको प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। और इसका मतलब ही होता है कि जो प्रोबेबिलिटी जो ये ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, और जो बी है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। क्योंकि जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होता है तो उसका जो इंटरसेक्शन होता है, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी को हम लोग उसका इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डी कंप्लीट हो गया। फिर हमको इसमें देखना है कि वो नंबर जो कि प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है कि डिविजिबल बाय 4 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। मतलब पहले तो हम निकालेंगे कि इस अरेंजमेंट में, मतलब जिसमें कि हम लोग डिजिट यूज कर रहे हैं 0 से लेकर के 4 तक के, इसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे, कितने 5 डिजिट फिगर्स पॉसिबल होंगे, पहले हम लोग वो निकालेंगे। और उसमें जो नंबर्स पॉसिबल होंगे वो 4 से डिविजल कितने होंगे हम लोग उसको निकालेंगे। फिर उसको हम लोग आपस में डिवाइड कर देंगे। मतलब नंबर ऑफ डिजिट दैट आर डिविजिबल बाय 4 होल अपॉन द टोटल फिगर्स पॉसिबल कर देंगे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो अरेंजमेंट हमको रिपीट नहीं करना है, 0 से 4 तक हम लोग फिल कर सकते हैं। हमारे पास 5 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। ठीक है, तो हम लोग को एक चीज ये भी पता है कि अगर हम यहाँ पे ये देखें लास्ट वाले पे, तो हम यहाँ पे 0 भी फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4, हम इसमें से सारा का सारा फिल कर सकते हैं। इस वाले केस में भी अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4 इसको ही फिल कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 एंड 4। लेकिन अगर हम सबसे फर्स्ट वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला अगर डिजिट का देखें, तो हम यहाँ पे 0 फिल नहीं करेंगे। हम लोग 0 अगर फिल करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, 4 फिगर का नंबर बन जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सबसे फर्स्ट वाला उसमें हम लोग 0 को फिल नहीं कर सकते हैं, और बाकी वाले में ये सारे हम लोग फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इस चीज को भी ध्यान देता है, क्योंकि हम लोग उसमें रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि टोटल नंबर्स एक्चुअली पॉसिबल कितने हैं इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, कितने ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं जो कि 5 डिजिट नंबर्स भी हो और उसका वैल्यू 0 से लेके 4 तक भी पुट कर सके। तो अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर जो सबसे फर्स्ट वाला स्टार्टिंग वाला पॉइंट है, इसमें हम लोग कितने नंबर्स पुट कर सकते हैं, इस प्लेस पे कौन कौन से वैल्यू पुट हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 चारों के चारों वैल्यूज इसमें पुट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम इस वाले सेकेंड वाले केस में देखें तो 0 से लेके 4, इसमें 0 भी पुट हो रहा है। ठीक है, इसमें 0 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू पुट हो सकता है, इसमें कोई वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। लेकिन जो रिपीटिशन है वो अलाउड नहीं है। मतलब कि जो हम लोग इसमें यहाँ पे जो भी हम लोग यूज किए होंगे 1 से लेकर के 4 तक में जो भी वैल्यू हम यूज किए होंगे उसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग 4 ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन तो यहाँ पर यूज हो गया है पहले ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर अगर इस वाले केस में देखें, इसमें हमारे पास 5 ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर यूज हो चुका है। ठीक है, एक ऑप्शन यहाँ पे यूज हो चुका है, एक ऑप्शन यहाँ पर यूज हो चुका है। तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे। यहाँ पे हम लोग 3 कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं इस पांचों में से। उसी तरह से अगर अब इसमें देखिए 5 ऑप्शन है और उसमें से 1 2 3 ऑप्शन यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। इसमें हमारे पास 0 से लेके 4 तक 5 ऑप्शन है और हम लोग इसमें से 4 ऑप्शन यूज कर चुके हैं, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1। और इसमें हम लोग क्योंकि इसका प्रोबेबिलिटी आपको इसका निकालना है कि कितने टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो इन सभी के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास टोटल पॉसिबल नंबर्स आपके निकल के आ जाएंगे।
तो 4 × 4 16, 16 और 3 × 2 6, तो यहाँ पे आपके पास 16, 16 48, 48 48 96, टोटल 96 पॉसिबल है। ठीक है, टोटल 5 फिगर नंबर पॉसिबल, टोटल जो 5 फिगर नंबर पॉसिबल है, नंबर पॉसिबल वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 96 है। अब हमको इसके बाद क्या देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल है, तो उसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे नंबर्स 4 से डिविजिबल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट है इसको मतलब नहीं रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी रहे, डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए उस नंबर का जो लास्ट डिजिट है हम लोग उसको चेक करते हैं। तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 4 से डिविजिबल जो नंबर्स होंगे क्या क्या हो सकता है, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 के बाद 4 आएगा तो वो डिविजिबल होगा। 0 4 के सिवा हम लोग कुछ यूज 0 0 0 1 0 2 0 3, ये सब कोई 4 से डिविजिबल नहीं है। और 4 से बड़ा हमारे पास नंबर भी नहीं है कि हम 0 8 लिख सके, तो 0 के लिए 0 4 हो गया। उसके बाद अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 से स्टार्ट करने पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 0 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, 1 2 होगा। 1 2 4 से डिविजिबल है तो 1 2 होगा। इसके सिवा 1 6 हो सकता था, लेकिन 6 हमारे पास नंबर है ही नहीं, तो इसमें बस 1 2 होगा। और अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 0 हो जाएगा, 2 0 20 और 2 4, ये भी हो जाएगा 4 से डिविजिबल। तो 2 के लिए ये 2 केस हो गया। अब 3 के लिए देखिए तो 3 से क्या होगा, 3 से 32, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 वाले केस में देखिए 4 से स्टार्ट हो रहा है नंबर, तो 4 0 40, ये 4 से हमारे पास डिविजिबल हो गए। तो हमारे पास इतने सारे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। इसका का लास्ट 2 डिजिट हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसकी स्टार्टिंग की डिजिट्स यहाँ पे लगा करके देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं 0 4 वाले केस में। अगर हम देखें 0 4 वाले केस में तो हमारे पास 5 प्लेसेस हैं, 5, और यहाँ पे हमने 0 को यहाँ पे प्लेस कर दिया और हमारे पास यहाँ पे 4 को प्लेस कर दिया। तो हमारे पास बच रहा है क्या क्या इसके बाद, क्योंकि हम लोग रिपीट कर नहीं सकते, तो ये सब को हम लोग रिपीट तो करेंगे नहीं। तो हमारे पास 0 4 के बाद क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। ये 3 ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, तो इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे। तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 1 2 3, 1 2 3, मतलब 3 3 ऑप्शन। और क्योंकि हम लोग को रिपीट नहीं करना तो स्टार्टिंग में तो 3 होगा, फिर 3 पॉसिबल आउटकम्स हम लोग 3 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक यूज हो गया, तब यहाँ पे हमारे पास 2 ही बचेंगे ना। 1 2 3 में से कोई एक अगर ये यूज कर लिया तो एक बचा, तो इस तरह से यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास 0 4 वाले केस में हमारे पास 6 होते हैं। ठीक है, उसी तरह से फिर हम लोग निकाल लेंगे 1 2 वाला केस में, 12 वाले केस में। तो 12 वाले केस में भी वैसे ही 3 स्पेसेस 5 स्पेसेस हो गए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिखा गया। और आपके पास बच क्या रहा है, 0 बच रहा है, 0 के बाद 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। 0 3 4 बच रहा था, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे बस 3 और 4 हो सकता है क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला है। और यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ पे 2 हो गए, 2 आपके पास ऑप्शन है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है लेकिन एक यूज हो गया, तो मतलब यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इसके केस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहो तो आप टोटल का निकाल सकते हो एक एक करके और उन सभी को ऐड कर लो, या फिर एक शॉर्टकट ट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहां जहां पे 0 एक बार एक डिजिट 0 यूज हो रहा है, लाइक 0 4 2 0 और 4 0, इन सभी के केसेस में जो फर्स्ट वाला प्लेस होगा, हम लोग लास्ट रो को तो छोड़ ही दिए, बस फर्स्ट 3 को देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो केस होगा जहां पे भी 0 एक डिजिट 0 आ रहा है, तो वहां पे 2 इंटू 1 ही होना है। आप कैलकुलेट करके देख लो, चाहो तो आप सबका कैलकुलेट करोगे, 0 4 का वही आएगा, 2 0 का वही आएगा और 4 0 का वही आएगा। तो 0 वाले केस में क्या होगा, जिसमें एक डिजिट 0 है वो 4 हो जाएगा, और जिसमें एक भी डिजिट 0 नहीं, लाइक 1 2 2 4 एंड 3 2, इस टाइप का जो केस रहेगा जिसमें 0 यूज नहीं किया जा रहा है, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखना, आपको यही आएगा। तो 6 आने की 6 इसके लिए कितना आ रहा है, 0 4 के लिए 6 आ रहा है, और जिसमें कि 0 नहीं आ रहा है उस सॉरी
04 के लिए 6 आ रहा है, और जिसमें कि 12 इसमें 0 नहीं है उसके लिए 4 आ रहा है, तो 12 के लिए 4 हो गया, 20 के लिए 6 हो गया, 24 के लिए 4 हो गया, और 32 के लिए भी 4 हो गया, 40 के लिए 6 हो गया। तो ये सभी को हम ऐड कर देंगे कि 4 आने की चांसेस कितनी है, उसका डिविजिबल 4 से कितने होने की चांसेस कितनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 30। ठीक है, तो 30 हमारा क्या है, 30 हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास आया है, फेवरेबल आउटकम मतलब कि ये वो सारे नंबर्स आने की अरेंजमेंट्स उसकी पॉसिबिलिटी है जिसकी डिविजिबल 4 से डिविजिबल होगा। और हमारे पास जो टोटल था, टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी थी, 96 थी। तो हमको निकालना है कि प्रोबेबिलिटी जो नंबर हमारे पास फॉर्म है वो 4 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी जो हमको चाहिए उस इवेंट का इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये आपके पास हो जाएगा इसका 30 जो कि फेवरेबल है, 30 होल अपॉन फेवरेबल सॉरी टोटल जो आपके पास था 96 था। आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 16। तो आपका जो रिजल्ट, जो प्रोबेबिलिटी आपको खोज रहा है इस क्वेश्चन में, वो आपका 5 अपॉन 16 ये आपका आंसर हो गया। The required probability for the number that is formed is divisible by 4 is given by this, जिसका वैल्यू ये हो गया। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का एफ में हम लोग देखते हैं। एफ में एक वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, देख के लेंदी लगा, लेकिन जितना लेंदी दिखेगा वो क्वेश्चन उतना ही आसान निकलेगा। तो इसमें क्या है, द मेंबर्स ऑफ ए कंसल्टिंग फर्म, एक कंसल्टिंग फर्म है उसके जो मेंबर्स हैं वो कार को रेंट पे लगाते हैं, जो कार को रेंट पे लेते हैं या फिर लगाते हैं 3 रेंटल एजेंसीज के थ्रू। ठीक है, 3 अलग अलग रेंटल एजेंसी जो कि कार को रेंट पे देती हैं। तो उस पे जो कार जो रेंट पे देती है, जैसे कि जो 60% जो है एजेंसी ए का वहां से वो लेकर के जाता है। ठीक है, और जो 30% जो है वो बी से लेकर के जाता है, और जो बाकी का 10% है वो सी से लेकर के जाता है। ठीक है, तो जो हम इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी इसका हम लिखना चाहें कि जो कार जो लेकर के जा रहा है इंसान यहाँ पर से, जो मेंबर से कंसल्टिंग हुए, वो जो कार्स को रेंट पे अगर लिया जा रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें कि जो एजेंसी ए से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60% है। 60% का मतलब क्या हो गया, 0.60 हो गया। परसेंटेज को अगर हम प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें तो एजेंसी ए से होने की चांसेस 60% है। उसी तरह से अगर हम एजेंसी बी से देखें कि बी से होने की चांसेस कितनी है, आपको दिया हुआ आपके पास 30%। 30% को आप कन्वर्ट करोगे तो 0.30, और जो बाकी का बचा, बाकी का कितना बचा, बाकी का बचा 0.10 बचता है। ठीक है, अब ये 0.10 कैसे आया, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी मिला करके 1 होना चाहिए था। तो 1 में से आप इन दोनों को अगर आप डिवाइड माइनस कर दो क्या बचेगा, मतलब कि आप लिख सकते थे कि पीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0. सॉरी, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे, या फिर आप लिख सकते थे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आप ये लिख सकते थे, तो आपके पास वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का कितना आता, 0.10 आता। उसके बाद है इफ 9% ऑफ द कार्स फ्रॉम एजेंसी ए, जो एजेंसी ए है उसमें से जो 9% कार्स जो है, और जो 20% बी है, बी के कार्स, और 6% जो है कार्स फ्रॉम सी नीड अ ट्यून अप, उसको ट्यून अप की जरूरत है। ठीक है, ट्यून अप की जरूरत है मतलब कि आपके पास कार्स आपको दिया हुआ है कि फर्स्ट में क्या है, 9% कार जो है वो ए से, मतलब एजेंसी ए का कार भी होना चाहिए और उसमें ट्यून अप की भी जरूरत है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप लिखो तो ये क्या हो जाएगा कि उसको ट्यून अप का भी जरूरत है, लेकिन उसके पहले दिया हुआ है कि वो पहले तो वो एजेंसी ए से, एजेंसी ए से मतलब कि वो एजेंसी ए से पहले तो हो ही चुका है, अब उसके बाद उसको ट्यून अप का जरूरत है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन ए। ए पहले से हो चुका है और टी होने की प्रोबेबिलिटी ये आपको दिया हुआ है 9%। 9% को आप परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.09। उसी तरह से अगर आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी, मतलब कि वो पहले से एजेंसी बी से है और उसको ट्यूनअप की जरूरत है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 9% कार, सॉरी
9% ऑफ द कार्स फ्रॉम द एजेंसी ए से जो है 9% कार्स को ट्यूनअप चाहिए, और 20% बी से। 20% का मतलब आप कितना लिख सकते हो, 0.0, सॉरी 20% को आप लिख सकते हो 0.20। और जो सी के लिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन सी, ये आपके पास हो जाएगा 20% फ्रॉम 6% फ्रॉम सी। 6% को आप लिखोगे 0.06। तो ये आपके पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। अगर वो एक एजेंसी से बिलोंग करता है, उसके बाद उसको ट्यूनअप की क्या जरूरत है, मतलब कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से आप ये निकाल सकते हो कि वो एजेंसी ए से है और उसको ट्यूनअप भी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। एजेंसी बी से है और उसको ट्यूनअप भी चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये आपके पास लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेंटल कार नीड्स अ ट्यून अप। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो रेंटल कार है उसको ट्यून अप चाहिए। पहले क्या कंडीशन दिया है कि उसको ट्यून अप चाहिए, मतलब ये तो चाहिए ही, ठीक है। व्हेन इट केम फ्रॉम एजेंसी बी, अब वो एजेंसी बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। एक रेंटल कार को ट्यून अप चाहिए जबकि वो एजेंसी बी से बिलोंग कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन टी। ये आपको खोज रहा है कि आपको टू फाइंड करना, आप लिख सकते हो कि टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन टी। टी पहले से हो चुका, मतलब इसको ट्यूनअप तो पक्का चाहिए, और जिन कार्स को ट्यूनअप चाहिए उसमें से वो जो कार है वो एजेंसी बी की होनी चाहिए। तो ये आपको इसमें खोज रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन टी आपको खोज रहा है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप बेस थ्योरम को यूज करोगे। इसमें आप बेस थ्योरम का यूज करोगे। बेस थ्योरम क्या कहता है, बेस थ्योरम आपके पास क्या कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन टी है ये इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। इस फार्मूला पे आप सारे जो वैल्यूज आपके पास है आप उसको पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास देखते हैं टी अपॉन बी है कि नहीं, बी है और टी, इसका वैल्यू हम देखते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हमारे पास नहीं दिया हुआ है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, फिर इस वैल्यू पे हम लोग पुट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी था 0.2, ये 0.2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था 0.3, ये हमारे पास था ये हमारे पास है 0.3, और इसके बाद जो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकलेगा आप उसको यहाँ पर पुट कर दोगे। तो ये यहाँ पे क्या है 0.06 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ट्यूनअप की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद इस दोनों को आपस में आप डिवाइड कर लोगे, आपका वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हम लोग अब देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ये क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालने के लिए भी आपको बेस थ्योरम ही यूज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इज इक्वल्स टू probability of t upon a into probability of a plus probability of t upon b into probability of b plus probability of t upon c into probability of c। ये आपका ये फार्मूला हो गया टी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ट्यूनअप की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालने के लिए। फिर इसमें हम इसका जो वैल्यूज है उसको हम पुट कर लेंगे। तो आप यहाँ से वैल्यूज देख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन ए 0.09 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन बी इंटू बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी अपॉन सी इंटू सी, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसमें वैल्यू सारे पुट कर दोगे 0.09 इंटू 0.09 इंटू 0. इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप सारे वैल्यू आप खुद से एक बार कैलकुलेट कर लेना। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.054
प्लस 0.060 प्लस 0.006। आपको इसको इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और इसका ये आएगा। फिर आप इसको ऐड कर दोगे, तो 0.120। ठीक है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितने निकल के आ गए, 0.12 आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अब आप 0.06 जो यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट किया था, अब इसमें जा करके प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी की वैल्यू। तो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा required probability is equals to 0.06 होल अपॉन 0.12। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/2। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो कार है वो ट्यून अप की उसकी जरूरत भी है और वो बी जो एजेंसी बी है वो उससे बिलोंग कर रहा है, तो उसका ये प्रोबेबिलिटी है। उसको आप टर्म्स के थ्रू मतलब थियोरेटिकल भी आप इसमें लिख देना एग्जाम में कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कार इज फ्रॉम द कार नीड्स अ ट्यून अप, द प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देते हैं द यहाँ पे लिख देते हैं द required probability the required probability that the required probability that the rented car needs a tune up and belongs जो कार है वो जो की है belongs to agency B is 1/2 या फिर लिख सकते हैं और 50%। ये आपका हो गया आंसर इसका कंप्लीट। इसके बाद है क्वेश्चन 1 का जी, जिसमें कि आपके पास एक रैंडम वेरिएबल x दिया हुआ है जो कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, जिसमें b का आपको वैल्यू दिया हुआ है 40,1/4। आपको इसमें छेबी सेप्स इनइक्वालिटी को यूज करना है और आपको बाउंड फाउंड करना है कि जो ये सेंटेंस आपको दिया हुआ स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग आपको इसमें बाउंड फॉर्म करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। तो अप्लाई चेबीशेव पॉलिनोमियल को अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई चेबीशेव इनइक्वालिटी को अप्लाई करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इसका मीन कितना है और इसका वेरिएंस कितना है। वी नीड मीन एंड वेरिएंस of the binomial distribution. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दिया हुआ है, तो उसका हमारे पास मीन और वेरिएंस हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसमें चेबीशेव इनइक्वालिटी को हम लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चेबीशेव अप्लाई करने के लिए हमको मीन पता होना चाहिए और वेरिएंस पता होना चाहिए इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग।
for a binomial distribution b n comma p, the mean is np। जो मीन होता है वो np होता है, और जो वेरिएंस होता है एंड वेरिएंस जो होता है वो, वेरिएंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू कितना कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू np 1 माइनस p। तो हम लोग इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम लोग मीन और वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, वेरिएंस के लिए और ये जो है ये मीन के लिए। तो हम लोग के पास 40 और 1/4 वैल्यू था, मतलब कि n का वैल्यू 40 आपके पास दिया था और जो p का वैल्यू था आपके पास 1/4 दिया हुआ था। तो इसको हम लोग पुट करके अगर हम मीन निकालना चाहें तो मीन इज इक्वल्स टू np, और np का मतलब 40 इंटू 1/4, मतलब कि मीन हमारे पास कितना आ गया, 10 हो गया। उसी तरह से हम अगर वेरिएंस निकालना चाहें तो वेरिएंस में आपका फार्मूला दिया हुआ है एन पी 1 माइनस पी। तो एन पी आपने निकाल लिया है, 10 आया है, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देना है यहाँ पर 10 1 माइनस पी, 1 माइनस और पी के वैल्यू कितना 1/4, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4, तो ये आपके पास हो जाएगा 10 इंटू 3/4, जिसको आप लिख सकते हो कितना 7.5। तो ये आपके पास मीन और वेरिएंस इसका निकल गया। इसके बाद इसके आगे का हम लोग इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला होता है इस चीज का वो होता है मॉड के अंदर x माइनस म्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k सिग्मा लेस देन और इक्वल टू 1/k²। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास मीन की वैल्यू मतलब कि म्यू का वैल्यू 10 आ चुका है। वैसे अगर हम सिग्मा का बात करें तो सिग्मा स्क्वायर हमारे पास कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास 7.5 आया था, तो सिग्मा हमारे पास कितना हो जाएगा √7.5 हो जाएगा, √7.5। इसके बाद अगर हम लोग के निकालना चाहें तो के का वैल्यू क्या होता है, के का वैल्यू होता है मॉड x माइनस म्यू होल अपॉन सिग्मा, और इसका वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो 10/7.5, 10/7.5 आपके पास k का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू हमारे पास आया है, ठीक है, म्यू का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू और k का वैल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन में जब हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि x माइनस 10, म्यू का वैल्यू 10 था तो x माइनस 10 ग्रेटर देन 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू p x माइनस 10 √7.5। ठीक है, सारा जो वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम लोग जो हम लोग यूज करेंगे यूजिंग, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको
चेबिशेव्स पॉलिनोमियल ही यूज करना है। चेबिशेव्स इनइक्वालिटी यूज करना, सॉरी चेबिशेव्स इनइक्वालिटी, चेबिशेव इनइक्वालिटी को यूज करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो बन के आ जाएगा p x minus 10 3.25 1/3.25 स्क्वायर। अब ये 3.25 आप बोलोगे कहाँ से आया, 3.2 k का वैल्यू आया जो आपके पास फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा था, आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 3.25 आएगा। मतलब ये जो 10/√7.5 है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 3.25 आएगा। तो इसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया k की जगह पर भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू है ना 1/3.25 स्क्वायर, यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। आप इसको पहले स्क्वायर निकाल लेना, फिर इसको आप डिवाइड कर लेना, तो आपके पास वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.945, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास सॉरी 0.0945, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.0945। तो आप लिख सकते हो कि जो आपको बाउंड रिक्वायर्ड था, बाउंड required for the given distribution, bound required for the given binomial distribution। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो भी यहाँ पे लिख देना। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन b 40,1/4 is 0.0945। आप इसे एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देखना, ये भी कुछ मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेट करने में। आप एक बार खुद से भी कैलकुलेट करना, आप एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करना, तो आपको ये कंफर्म अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन गिवन है आपके पास ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, और आपको बी अपॉन ए निकालना है। ये क्वेश्चन बी का मार्क्स ले जाने के लिए, क्योंकि इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता, एकदम सिंपल सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है, 32/63 है, 32/35 है, 7/20 है। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। अब ये ऑप्शन तो खैर हो नहीं सकता, काहे कि हमारे पास जितने ऑप्शन दिए हैं वो सही है, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि आप लोग जानते हो कि बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आपके पास कितना है, 0.32 है, 0.32 होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू कितना, 0.63, 0.63। अब इसको डिवाइड करना मुसीबत है, डिवाइड करना मुसीबत है, लेकिन एग्जामिनर कितना अच्छा आपको डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया, बस इसका डेसिमल हटा दो, आपका ऑप्शन हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए हमने निकाल लिया बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाई यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एच। क्वेश्चन नंबर 1 का आई, कंसीडर द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स विथ अ मीन म्यू इज इक्वल्स टू 200। आपके पास वैल्यू म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 200, म्यू का वैल्यू 200 है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल्स टू 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। आपके पास म्यू का वैल्यू 200 दिया हुआ है और आपके पास जो सिग्मा
का वैल्यू है, मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू, ये आपके पास 25 दिया हुआ है। इसके बाद आपको बताना है कि जो चार के चार स्टेटमेंट्स है इनमें से कौन सा है जो कि हमेशा सही रहेगा। बस ट्रू नहीं पूछ रहा है, ऑलवेज ट्रू पूछ रहा है। तो अगर कोई ऐसा है जो कि ट्रू कभी कभी हो सकता है और कभी नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे जो इक्वेशन हमेशा सही होगा, जिसको कि अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो हमारा जो मीन होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि जो प्रोबेबिलिटी होता है मीन से छोटा वाला और प्रोबेबिलिटी जो होता है मीन से बड़ा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन 200 और जो प्रोबेबिलिटी होता है p x इज लेस देन 200, ये जो दोनों का जो दोनों होता है ये इक्वल होता है, ठीक है। ये दोनों का दोनों हमारे पास इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 200 एंड x इज ग्रेटर देन 200, ये दोनों इक्वल होता है। तो ये दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो हमारा मीन है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। क्योंकि आपके पास मीन का वैल्यू 200 दिया हुआ था और डेविएशन का वैल्यू 25 दिया हुआ था, तो इसके कारण जो ये दोनों टर्म्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पास क्वेश्चन है पहले से दिया हुआ है कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, मतलब कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हो गया कि पी एक्स ग्रेटर देन 200 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 200, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों का दोनों इक्वल हो गया, इससे हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसको कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि पी एक्स लेस देन 200 जो है वो कम है पी एक्स ग्रेटर देन 200 से, और इसमें उसका अपोजिट है पी एक्स लेस देन 200 जो कि है वो ज़्यादा है पी एक्स ग्रेटर देन 200 से। तो इसमें एक में कम बता रहा है और एक में ज़्यादा बता रहा है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि ये दोनों का दोनों इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन 200 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज लेस देन 200, ये दोनों दोनों इक्वल होते हैं। इसके कारण जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया और हमारा सेकेंड ऑप्शन ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास बचता है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ में एक तो पक्का सही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 200 का वैल्यू हमको अब कैलकुलेट करना है, जो या तो 0 होगा या तो 0.5 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा हमको ये देखना है, क्योंकि हमारा जो x है, मतलब कि जो रैंडम वेरिएबल हमारे पास x है वो सिमेट्रिक है 200 पे। 200 उसका क्या था, 200 उसका मीन था। वो क्योंकि वो मीन पे सिमेट्रिक है, इसके कारण हम लोगों ने क्या बोला कि ये दोनों के दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो गए। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 200 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 200। इसके कारण जो ये जो है ना ही वो कम है और ना ही वो ज़्यादा है, ठीक है। वो जो मैंने बताया वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ प्रोबेबिलिटीज इक्वल हो गया। फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल लाइक x जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पी एक्स इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 0, ठीक है। किसी भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 200, मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो उसका मीन पर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू म्यू पर जब उसका वैल्यू होगा वो 0 होता है। और ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी एट एनी सिंगल पॉइंट, जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे फॉर ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज 0। जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी एक सिंगल पॉइंट पे एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का वो 0 होता है। मतलब अगर इसमें जो अगर हम लोग वैल्यू 200 की जगह पर कुछ और भी अगर होता तो उसका वैल्यू भी यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि उसके उसका जो प्रायोरिटी होता है वो 0 होता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात हो और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 का जे। 1 का जे में आपके पास दिया हुआ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x be given as mxt is equals to 1 minus t का पावर -9, जो मॉडुलस t है वो 1 से लेस है। और इसका हमको मीन और वेरिएंस हमको कैलकुलेट करना है कि इसका मीन क्या होगा और इसका वेरिएंस क्या होगा। जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है mxt वो हमारे पास जो दिया हुआ है mxt इज इक्वल्स टू 1 माइनस t का पावर -9। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे उसका इसका हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जब हमारे पास इसका फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 9 आगे आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस टी एज इट इज रह जाएगा, यहाँ पे -10 हो जाएगा। और इसका जब हम लोग दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
90 हो जाएगा, 1 माइनस टी और यहाँ पे पावर है -11 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास था कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x के लिए, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आया और दूसरे बार डिफरेंशिएशन करने पे ये आया। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है, एट t इज 0 हमको कैलकुलेट करना है, एट t इज 0 हमको कैलकुलेट करना है। तो t इज 0 कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो mxt, ये जो फर्स्ट हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन किया था, इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, और जिसको हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया था उसको हम इक्वेशन 2 मान रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें हम क्या कर रहे हैं, t की जगह पे 0 पुट करके देख रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा mx डैश t की जगह पे हम क्या यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम 0 पुट कर रहे हैं t की जगह पे। तो ये हमारे पास हो गया 9 इंटू 1 माइनस 0 का पावर -10 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 का पावर -10। अब 1 का पावर कुछ भी हो, 1 का पावर 10 हो, -10 हो, -100 हो, -1000 कुछ भी हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हमारे पास आ गया 9। ठीक है, उसी तरह से हम लोग जो m डबल डैक्स xt था, मतलब कि जो हमने डबल डिफरेंशिएशन किया था, हम उसमें भी 0 वैल्यू पुट करके हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो m डबल डैक्स x0, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब कि जो 91 माइनस टी का पावर -11 है, इसमें हम t की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं, 0। तो ये हो गया हमारे पास 90 और 1 माइनस 0 और इसका पावर -11। अब 1 माइनस 0 हो जाएगा 1 और 1 का पावर -11, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट वाला एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमने t का वैल्यू 0 पुट किया तो वो हमारे पास 9 आया और सेकंड वाले में हमारे पास 90 आया। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन और वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीन और वेरिएंस। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो m-0 जो था हमारे पास, ये हमारा मीन था। ये जो हमने कैलकुलेट किया यही हमारा मीन था, मतलब कि मीन हमारे पास कितना आ गया, 9। तो हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि 9 वाला कौन सा है, एक ये ऑप्शन है, फर्स्ट वाला में 9 है और एक सेकंड वाले में 9 है। मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में से ही कोई हमारा सही होगा और थर्ड और फोर्थ को हम यहीं पे हटा रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस का हम लोग जो फार्मूला यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है कि m डबल डैश 0, ठीक है, m डबल डैश 0, ठीक है, mx का डबल डैश 0 माइनस mx का सिंगल डैश और ये भी 0 और इसका स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया था और वैल्यू 0 पुट किया था उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन किया था और 0 पुट किया था उसका स्क्वायर को। तो हमारे पास जो m डबल डैश 0 आया था, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो 0 वाला वैल्यू के साथ हमने निकाला था m डबल डैश x0, इसका वैल्यू हमारे पास कितना 90 आया है और m डैश x का वैल्यू 0 के साथ में हमारे पास 9 आया है। डबल डैश के लिए 90 है और सिंगल डैश के लिए 9 है। तो ये हमारे पास वेरिएंस हो जाएगा 90 और इसका माइनस, ये हमारे पास 9 था और 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया 90 माइनस 81, तो ये हो गया 9। मतलब कि हमारे पास जो वेरिएंस है इसका वैल्यू भी हमारे पास 9 आ गया, मतलब मीन का वैल्यू भी 9 आ गया और वेरिएंस का वैल्यू भी 9 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीन इज इक्वल्स टू 9 कॉमा वेरिएंस इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा जो आंसर जो हमारे ऑप्शन में से जो मैच करेगा, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 9,9। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, 9,9। तो फर्स्ट वाले में 9,1/9 है, ये गलत हो गया, और सेकंड वाले में 9,9 है। तो हमारा मीन का वैल्यू भी 9 आया और हमारा जो वेरिएंस का वैल्यू है वो भी 9 आया। तो 1 का जे का आंसर हो गया 9,9। हमारा जितना भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का, वो क्वेश्चन हमारा MCQ का कंप्लीट हो गया सारा। ऑब्जेक्टिव 1
ए से लेकर के जे तक। इसके बाद अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना है तो आपको ऐप में जा करके देखना होगा, ठीक है। ऐप में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और आपको अगर अदर सब्जेक्ट्स का ही वीडियो चाहिए तो आपको मिल जाएगा उसमें फॉर्मूलेटर वाले, आप ऐप में जा करके देख सकते हो। कुछ आपको यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा और कुछ आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है।